दोस्तों आपको पता ही चल गया होगा कैप्शन से कि मैं आज क्या बात करने वाला हूँ। जी हाँ, 5 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी कनाडा स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करने से पहले। ये 5 चीज़ों की वजह से ही रिफ्यूज़ल्स आते हैं। ये 5 चीज़ों का अगर ध्यान रखोगे तो आपके वीज़ा के चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे। तो ये 5 चीज़ें आपको बताऊंगा। पहली बात ये है कि कोर्स पे आपने पूरा ध्यान देना है। जो आपका कोर्स रहता है, कोर्स की सिलेक्शन होती है, वो आप बहुत मैटर करता है आपको वीज़ा के लिए। लाइक कोर्स पुराना आपने स्टडी करी है, कॉमर्स में आप जा रहे हो हेल्थ के प्रोग्राम में, तो आपको डेफिनेटली कि कोर्स चेंज हो गया तो आपकी रिफ्यूज़ल आ ही जाएगी। तो रेलेवेंट कोर्स होना बहुत बहुत ही ज़रूरी है। जो आपकी पुरानी स्टडी है उसके रिलेटेड ही नया कोर्स होना चाहिए। लाइक आपने कॉमर्स करी है तो आप बिजनेस के कोर्स में जा सकते हो, आप अकाउंटिंग के कोर्स में जा सकते हो। आपने आर्ट्स करी है, आप हॉस्पिटैलिटी के कोर्स में जा सकते हो। आपने नॉन मेडिकल करी है, आप इंजीनियरिंग का कोर्स लेके जा सकते हो। अगर आपने मेडिकल करी है तो आप हेल्थ केयर के प्रोग्राम्स लेके जा सकते हो, नर्सिंग के प्रोग्राम के लिए जा सकते हो। तो ये कोर्स सिलेक्शन बहुत ज़रूरी रहता है कनाडा में। कोर्स प्रीवियस स्टडी के रिलेटेड ही होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं आइल्स बैंड्स पे। आइल्स बैंड्स आपके 6 ईच कम से कम होने चाहिए। अगर आपके आइल्स में सपोज 7 है या 6.5 है या ओवरऑल 6 हैं, एक या दो मॉड्यूल में 5.5 बैंड है, 5.5 बैंड्स है, तो आपके रिफ्यूज़ल के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। क्योंकि वो जो कैटेगरी होती है वीज़ाज़ की, एक होती है SGS, एक नॉन SGS। आपकी जो कैटेगरी है वो नॉन SGS में फाइल जाती है। नॉन SGS में रिफ्यूज़ल रेट थोड़े ज़्यादा रहते हैं एज़ कम्पेयर टू SGS। तो जिसके 6 ईच हैं वो ही अपना मेरे ख्याल में वीज़ा अप्लाई करना चाहिए, जो आज की डेट में सिनेरियो है। उसके बाद आ जाती है गैप की बात। अगर आपने +2 करी है या ग्रेजुएशन करी है, आपकी कोई भी स्टडी है, तो आपको वो गैप जो है 1 साल का, 2 साल का, अगर बैचलर्स करी है 10 साल का गैप भी एक्सेप्टेबल रहता है जनरली। बट आपको वो गैप की जस्टिफिकेशन देनी होगी। आपने कोई काम किया है, आपने कोई अपना बिजनेस करा है, आपने कोई ट्रेनिंग ली है, वो सारी चीज़ें आपको बतानी होगी उस चीज़ में। तो गैप का जस्टिफिकेशन देनी बहुत ही ज़रूरी है। विदाउट गैप जस्टिफिकेशन के आप वीज़ा मत अप्लाई करें, आपकी रिफ्यूज़ल आएगी। तो किस्मत है, किसी का वीज़ा आ जाए तो उसकी किस्मत कह सकते हैं हम कि बिना गैप जस्टिफाई करे उसका वीज़ा आ गया। श्योर कर लें कि आपने कोई भी ऐसा साल नहीं छोड़ा या कोई भी ऐसा टाइम पीरियड नहीं छोड़ा जिसमें आपने एम्बेसी को नहीं दिखाया कि हम काम कर रहे थे। अगर आप साल या 2 साल आपने दिखा दिया कि फ्री बैठे हो, है ना, तो प्रॉब्लम आ सकती है इस चीज़ में। हाँ, 1-2 महीने का चल जाता है, 2-4 महीने का चल जाता है, क्योंकि बच्चा आइल्स की तैयारी भी कर रहा है। एम्बेसी को भी पता है कि अगर एक जॉब छोड़ी है तो दूसरी जॉब साथ के साथ नहीं भी मिलती। तो 2-4 महीनों का गैप चल जाता है। अब अगर आप बात करो 1 साल की, 2 साल का गैप चल रहा है, तो ऐसा अवॉइड करें कि आपका कोई गैप हो। उसके बाद चौथे नंबर पे बारी आती है कि SOP। जो आपकी SOP है वो, उसका मैं थोड़ी सी फुल फॉर्म बता देता हूँ। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। आपकी SOP में आपकी सारी जन्म कुंडली कह सकते हो, सारा कुछ लिखा होता है उसमें। तो SOP में स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में आपने बताया होता है कि मेरी बैकग्राउंड क्या है, मेरी फैमिली बैकग्राउंड क्या है, एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, मैंने क्या क्या जॉब्स करी हैं इंडिया में, और मैं क्या स्टडी करने जा रहा हूँ, मेरी स्टडी इंपॉर्टेंट क्यों है, मेरी रेलेवेंसी क्यों बन रही है मेरी स्टडी की, क्योंकि आपको वही कोर्स क्यों चूज़ किया है, वो आपने क्यों वो वाला कोर्स करना है, जो भी आपका सिलेक्टेड कोर्स होगा। और आपने क्या सोचा है कि आपने स्टडी करने के बाद क्या करना है, आपका क्या फ्यूचर है उस कोर्स के बाद, आपने वापस इंडिया आना है तो क्यों आओगे इंडिया, वो सारी चीज़ें आपकी SOP पे लिखी होती हैं। अगर ऐसी कोई चीज़ है कि आपको लगता है कि यार ये आपकी प्रोफाइल में गड़बड़, आप SOP में थोड़ा कवर कर सकते हो उस चीज़ को। आपका अगर 1 साल का गैप है, सपोज कोरोना आया था, या आपको कह दो कि कोविड में लॉकडाउन लगा था, उस दौरान में किसी का जॉब एक्सपीरियंस नहीं होगा मेरे ख्याल में, तो आप वो SOP में लिख सकते हो कि ड्यू टू कोविड सर्कमस्टांसेस इस टाइम में फ्री थे, कोई भी काम नहीं कर रहा था। वो सारी चीज़ें SOP में आप लिख सकते हो। तो SOP बहुत ज़रूरी है। एक अच्छे कंटेंट राइटर से आप अपनी SOP बनाएं। आप जहाँ से वीज़ा अप्लाई कर रहे हो वो उनके पास कंटेंट राइटर्स रहते हैं, मोस्टली कंसल्टेंट्स के पास, है ना। तो आप अपनी तरफ से सारी SOP है वो, आप अपनी तरफ से जो भी कंटेंट है आप वो सारा लिखें, और एटलीस्ट वो सारी स्टोरी एटलीस्ट कंसल्टेंट को तो ज़रूर बताएं। लाइक कहते हैं ना कि डॉक्टर से बीमारी नहीं छुपानी चाहिए, तो ऐसे ही कंसल्टेंट्स से कुछ नहीं छुपाना चाहिए कि आपने क्या करा था उस दौरान में, क्या नहीं किया था, वो सारा कुछ बताओ आप उसको। तो वो SOP मस्ट है। 5वें नंबर पे आ जाती है फाइलिंग। ये सारा जो पार्ट रहता है बेसिकली रहता है एजेंट्स की तरफ से या कंसल्टेंट की तरफ से, जो भी आपकी फाइलिंग करा रहे हैं, फाइलिंग उनका पार्ट रहता है जहाँ से आप अपनी फाइल प्रोसेस करवा रहे हो।
तो फाइलिंग में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। 2 तरीके की जो कैटेगरी रहती है कनाडा में, एसटीएस एक नॉन एसटीएस। एसटीएस और नॉन एसटीएस के बारे में डीपली किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो फाइलिंग में आपको बेसिकली सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। आज की सिनेरियो में क्या हो रहा है कि कनाडा की बहुत ज़्यादा रिफ्यूज़ल्स आ रही हैं, जिसके 7.5 बैंड्स है, 7 बैंड्स है, 8 बैंड्स है, अच्छे मार्क्स है, 90% मार्क्स है, उनकी भी रिफ्यूज़ल आ रही है। उसका एक रीज़न है थोड़ा सा छोटा सा, कनाडा के पास बैकलॉग बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा फाइल्स आ गई हैं कैनेडियन एम्बेसी के पास। तो वो आप कह लो कि कम कर रहे हैं अपना बोझ, तो वो थोड़ी सी भी कमी होती है वीज़ा की रिफ्यूज़ल लगा देते हैं। और रिफ्यूज़ल भी स्टैंडर्ड रिफ्यूज़ल आती है कि आपके सर्कमस्टेंसेस सही नहीं है या फिर आप इंडिया वापस नहीं आओगे, तो इसकी वजह से आपकी रिफ्यूज़ल आ जाती है कि आपकी इंटेंशन सही नहीं है। ये जनरल से रीजंस होते हैं, इसका कोई मतलब ये आप कह नहीं सकते कि आपकी प्रोफाइल में कोई कमी है इसीलिए रिफ्यूज़ल आई है। तो इन चीज़ों को दूर कैसे कर सकते हैं वो भी बता देता हूँ। कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने होंगे, ITRs वगैरह या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स काफ़ी सारे रहते हैं, इनकम प्रूफ्स वगैरह, ITRs वगैरह, वो सारी चीज़ें आपको लगानी होंगी। तो ये 5 चीज़ें आप ध्यान में रखें वीज़ा फाइल करने से पहले। कहीं ना कहीं आपकी ये इम्प्रूव करेगी वीज़ा फाइलिंग को, आपके वीज़ा के रिजल्ट्स को इम्प्रूवमेंट होगी। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।